मक्का मदीना। बोले क्या मक्का मदीना जाएगा? ईसाइयों का बोले ये तो वेटिकन सिटी से ये तो बात उठी है, वहां से बात आई है। और कोई कम्युनिस्टों की बात करे, लेनिन, मार्क्स और माओ और कन्फ्यूशियस के कंफ्यूजन तो बहुत जगह है, लेकिन लेनिन, मार्क्स, माओ, कन्फ्यूशियस जिस सामाजिक समानता की बात करते थे, उनके मूल्यों को तो भुला दिया गया। अब तो नया उसका भी एक पाखंड पैदा हो गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रयोग भूमि कौन है? तो बोले चाइना। तो योग, अध्यात्म और सनातन की सबसे बड़ी कोई आज जमीन है, कोई धरातल है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई आंदोलन, कोई अभियान है, तो पतंजलि है। यह हमारा गौरव है। और हमारे ऊपर उतने ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उतने ही बड़े उत्तरदायित्व हैं। और उन उत्तरदायित्व को हमने सहर्ष स्वीकार किया है। किसी लोभ में नहीं, किसी प्रलोभन में नहीं, किसी लालच में नहीं, किसी दंभ में नहीं, और किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, कुछ अर्न करने के लिए नहीं कि उससे कोई अनुष्ठान चलाते हैं, अभियान, आंदोलन चलाते हैं, कोई संस्थान, संगठन चलाते हैं चंदा मांगने के लिए, कुछ चलाते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए। प्रतिष्ठा भी, इससे भी आगे दंभ, दर्प और अभिमान के लिए। हमने इस सनातन सत्य को अपना स्वधर्म मान के, अपना आत्मधर्म मान के, अपने जीवन का अंतिम गंतव्य मान करके, अंतिम कर्तव्य, अंतिम मंतव्य मान करके स्वीकार किया है। और किसी लोभ से, किसी लालच से, किसी भौतिक इच्छा के अपने मन में पाल करके स्वीकार नहीं किया है। और हमें अब क्या क्या करना है? योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के साथ साथ हमें इस देश से, पहले हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, फिर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, देश को हमें शिक्षा की गुलामी से मुक्त करना है। एक राजनीतिक गुलामी से मुक्ति के लिए देश में 1000 वर्षों तक संघर्ष चला, और 100 वर्ष तक तो उसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब देश को राजनीतिक आजादी मिली। एक आजादी के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये एक आजादी थी जिसको हम कहते हैं कि आज भारत आजाद देश है और एक देश है, और उसमें कोई राजा महाराजाओं का राज नहीं है। अब कोई एक देश, एक संविधान है, देश की एक सीमाएं हैं, एक आर्मी है, एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके अलग अलग संस्थान हैं उस किसी देश को चलाने के लिए। ये एक देश, देश की अखंडता, संप्रभुता और जिसको देश कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए 1000 से ज्यादा वर्षों तक तो बहुत बड़ा संघर्ष चला। भारत संघर्ष करता रहा, इसलिए हमने उसको गुलामी का काल नहीं कहा, संघर्ष का काल कहा है। और जब चारों तरफ से आतताई हम पर छा गए और देश को बुरी तरह से लूटने लगे, तो 1857 से लेकर के 1947 तक बहुत बड़ा घनघोर संग्राम चला। उससे 10 साल पहले से ही शुरू हो चुका था। 1847 से लेकर के मैं कहूं तो 1947 तक 100 साल तक तो न जाने 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने शहादत, कुर्बानियां दी, साधु संत महात्माओं से लेकर के सब ने। एक आजादी के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता, मैं इसलिए कह रहा हूं। यह शिक्षा की आजादी खाली हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात कर ली, हमने पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय की बात कर ली, इतना ही नहीं, पूरा ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और फिर विश्वव्यापी शिक्षा को नई दिशा देने का काम भारत करेगा। वो सामर्थ्य भारत में हमें पैदा करना है। ये है एक बड़ा लक्ष्य है। इसको कहते हैं शिक्षा की आजादी। मनुष्य के अंदर मनुष्यता को घड़ा जाए, मनुष्य में वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व, और हर मानव में उस महामानव को प्रकट किया जाए। मानव अपनी प्रतिमा स्वयं ऐसे घड़े कि वो अपना भाग्य विधाता ही नहीं, देश और दुनिया का भाग्य विधाता बनकर के खड़ा हो, और एक
पिंड में कैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विधाता पिता परमेश्वर ने दी हैं, वो उसको जाने जगाए और उसको सही दिशा में लगाए और लोग कहें ये है एजुकेशन सिस्टम। खाली अक्षर बोध नहीं है, हमें शिक्षा की आजादी के लिए काम करना है। और जो काम पहले 100 सालों में हुआ, उस काम को आने वाले 5 सालों में जमीन पर उतार देना है। फिर 10, 20, 25 साल लगेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इसको शिक्षा की आजादी के कालखंड के रूप में याद करेंगे। ऐसा हमें इतिहास गढ़ना है। यह दृष्टि, दिस इज द विजन ऑफ पतंजलि। चिकित्सा की आजादी, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी आ गए और ये भी हमारे अनुसंधान करने वाले ऋषि ही हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। नवाचार है ये, ऋषि युग का नव अवतार है, पूरे सात्विक चेतना के महापुरुष हैं। मैं इनको खाली एक डॉक्टर या कोई एक साइंटिस्ट या कोई पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को लीड करने वाले हेड साइंटिस्ट के रूप में नहीं देखता। और मैंने तो इनको बोल भी रखा है, आप पूरी ऊर्जा से, पूरी संगठित भावना से इतने बड़े काम करो, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सारा योगक्षेम मेरा, और तुम अपना काम में लगे रहो। ये नौकरी पैसे के लिए तो बहुत जगह है, नौकरी तो विदेश में कर लेते, तो यहां से ऐसे ही 1,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, 1,00,000 रुपए हो जाता है। ये कोई नौकरी के लिए नहीं है पतंजलि संस्थान। और कोई जो नौकरी करने के लिए पतंजलि में आता है वो टिक भी नहीं पाता। लोगों को अब मैं 1 साल तक रोज 1 घंटा, भाई मुझे भी ट्यूशन पढ़ाना थोड़ा, मैं इनसे बहुत पढ़ता रहता हूं और इनको भी पढ़ाता रहता हूं। वैसे तो क्योंकि सन्यासी को गुरु मान ही लेते हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ इनसे सीखता भी रहता हूं। और ऐसा प्यारा साइंटिस्ट भी मैंने नहीं देखा, मतलब पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक हास्य से, आनंद से, ज्ञान से, प्रसन्नता से भरा हुआ। हैप्पीनेस क्या हो सकती है? तो अभी एक इंडिया टुडे वालों ने मेरे को लंबा इंटरव्यू लिया, इस बार की मैगजीन में आने वाला है, तो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ हैप्पीनेस? तो वार्ष्णेय जी, रोम रोम ऐसे तो पूरा रोम रोम हंसना चाहिए। हाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं इनके। और जब ये मैं इनसे बोलता हूं, भाई देखो, इन एलोपैथी वालों की लंका में आग लगानी है तो इनके सारे वीक पॉइंट मुझे बताया करो। ये सब मुझे बताते हैं। जोरदार तालियां ठोको इसके लिए। अच्छा, वो फायदा तो करती है एलोपैथी की दवाइयां, क्षणिक लाभ तो करती है, सबको पता है। क्षणिक रूप से बुखार भी ठीक करती हैं, क्षणिक रूप से एंटीबायोटिक्स आपके कुछ अंदर के इन्फ्लेमेशन को और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को, कई तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां होती हैं, एंटी इन्फेक्शन दवाइयां होती हैं, जो भी एंटी एलर्जिक दवाइयां होती हैं, कुछ तो फायदा करती है। उसके बारे में तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कहता हूं ये काम कैसे करती है और नुकसान कैसे करती है, और ये आप जान करके हैरत में आ जाएंगे। यदि कोई एलोपैथी की दवाइयों के, यहां तक कि एंटी एलर्जिक दवाइयां, फीवर की दवाइयां, बीपी शुगर की दवाइयां, कोई भी पेन किलर्स, वो किसी भी मेडिसिन के बारे में, बायोलॉजिकल्स, स्टीरॉइड, इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में आप जान लेंगे तो आप दवा को मुंह में डाल नहीं सकते, आपको मौत दिखेगी। एक गई मौत, मैं कैसे बच गया खा करके, ऐसे दिखेगा आपको। और लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पर जो दवाइयां दी जाती हैं, कई बार जिंदगियां बच भी जाती हैं, बाकी उनसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं। वो दवाइयां होती है, ऐसी डिजाइन ऐसी की जाती है। खैर, हम इतना जरूर कहेंगे कि कुछ नूतन अनुसंधान लाइफ सेविंग ड्रग्स और शल्य चिकित्सा को तो मैंने कहा हो, तो वैसे तो धरती के सबसे पहले फिजिशियन के रूप में, फिजिशियन के गुरु के रूप में, फोरफादर के रूप में, संस्थापक के रूप में
कि हु इज द फर्स्ट फिजिशियन ऑफ दिस लैंड, तो वो महर्षि चरक है, और प्रथम जो सर्जन है वो महर्षि सुश्रुत है, और ये गौरव हमको होना चाहिए। बाकी फिर सीखते रहेंगे हम दुनिया से, क्या दिक्कत है, कोई हमारा बैर नहीं है। लेकिन मेरे से कुछ लोग कहते बाबा जी आप प्यार तो बहुत करते हो, फिर आप इनसे इतना ज्यादा आपके अंदर ये आक्रोश क्यों भरा हुआ है? पहले तो इन्होंने पिछले 50 सालों में योग, आयुर्वेद, सनातन संस्कृति और अपनी ऋषि परंपरा, महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी, वेद और आयुर्वेद जिस तरह से इन्होंने अनादर किया ना, वो सारा का सारा जहर मैंने पिया हुआ है। तो इसलिए मैं इनके ऊपर कोई विषम मन नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो अभी तक अनादर हुआ मैं उसको पूरे संसार में आदर दे करके ये कहना चाहूंगा कि सारी दुनिया का कोई सर्वोपरि सत्य है तो सनातन परंपरा है, ऋषि परंपरा है, ये एक शाश्वत प्रवाह, इसमें कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं। मैं तो घनघोर विरोधी हूं रिलीजियस टेररिज्म का। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो मतलब पतंजलि से ही निश्रित हुए। आप कहीं पर भी, ये तो नेट वाले हैं, नहीं तो आज बोल रहा हूं आज ही डाल देंगे, रिलीजियस टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, इन शब्दों का प्रयोग जिस रूप में इन्होंने तबाही मचाई अलग अलग तरह से, उसको किया है तो पतंजलि ने किया है, और किसी का अनादर करने के लिए नहीं, बल्कि एक परम सत्य की साधना जो हमें करनी है, और उसमें हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर समस्या है कहां, चैलेंज क्या है, समस्या क्या है, चुनौती क्या है, अंधेरा है कहां। तो हमने इन परिप्रेक्ष्यों को उभारा, और इसलिए आज मैं कह रहा था चिकित्सा की आजादी एक बड़ा प्रश्न है, और इसको भी हम धरा पर प्रतिष्ठापित करके रहेंगे। उसके लिए पतंजलि वेलनेस एक माध्यम बनेगा, विविध दिशाओं से पुरुषार्थ होगा, गांव गांव गली गली योग की अलग जगेगी, और उसी के लिए अभी 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी रखी है। शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी और आर्थिक आजादी तो बहुत बड़ा प्रश्न है। आर्थिक आजादी को लेकर के देश के 99.999% लोग कंफ्यूज्ड हैं। देश के नीतिकर्ता अधिकांशतः कंफ्यूज्ड है। देश में अधिकांश राज्यकर्ता, जिनको थिंक टैंक्स बोलते हैं, आज से 30 साल पहले जब मैंने थिंक टैंक शब्द सुना तो मैं सोचता था पता नहीं ये थिंक और टैंक, तो हमने थिंक का मतलब निकाला सोचने वाले, और टैंक का मतलब कुछ बड़े बड़े होंगे, थोबड़े उनके, खोपड़े। लेकिन पता लगा पूरी दुनिया में ये जो थिंक टैंक्स का भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलता है। आप सोचो पूरी दुनिया के लोग किस कलर को प्रयोग करेंगे आने वाले 5 सालों तक, उसको कुछ लोग तय कर देते हैं और उसको ऐसे फ्लॉट करते हैं कि सब लोग उसी को चाहने लगते हैं। कौन सी गाड़ी, किस तरह की गाड़ियां चलेंगी, किस तरह की मोबाइल चलेंगी, किस तरह की टेक्नोलॉजी चलेगी, किस तरह की इकोनॉमी चलेगी। इकोनॉमी, जब मैं इकोनॉमी के बारे में बहुत कम जानता था, जब मैं प्राइमरी का स्टूडेंट था, तब मैं कहा करता था इकोनॉमी को बनाने वाले अलग लोग हैं, उनको इकोनॉमी का खक्का भी नहीं आता, अर्थशास्त्र का। और इकोनॉमी को जो चलाने वाले लोग हैं ना, वो बिल्कुल अलग ही तरह की खोपड़ी है। पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया उन्होंने। एक बन गए ब्रांड और दूसरे बन गए उन ब्रांड्स के उपभोक्ता। एक बन गए कंज्यूमर और दूसरे हो गए सर्विस या ब्रांड प्रोवाइडर्स। और उन्होंने पूरी दुनिया ऐसे ही लूट ली। 1000 रुपए की चीज 10,000, 50,000, लाख में बेच लेते हैं।
और हम लोग उसी का प्रयोग करके अपने आप प्राइड फील करते हैं। वी हैव दिस ब्रांड, आई हैव दिस ब्रांड, आई एम यूजिंग दिस ब्रांड, प्राउडली कहते हैं हम लोग। हाँ, मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये पेन है, लिखने में कम नहीं और खो जाए तो कम नहीं। और मेरे सिग्नेचर में, यद्यपि मैं कहीं पर ऑफिशियली कहीं पर मेरे पास में कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे सिग्नेचर में आज की डेट में भी कम से कम यदि उसको वेल्थ गिना जाए तो 5 लाख करोड़ रुपए साइन करने की ताकत है। लेकिन ब्रांडेड पेन नहीं है मेरे पास, ब्रांडेड घड़ी नहीं है मेरे पास, ऐसे ही चलने फिरने के लिए गाड़ी रखी हुई है। मेरे पास ब्रांडेड जूते चप्पल तो कतई नहीं खड़ा हुआ है उधर, और किसी को इंट्रोडक्शन चाहिए तो पूरा भी मिल सकता है और दूर से भी मिल सकता है। इन चक्करों में पड़े हुए। आर्थिक आजादी बहुत बड़ा प्रश्न है। काल्पनिक अर्थव्यवस्था चल रही है पूरी दुनिया की। ये जो ब्रांडों के नाम पर अर्थव्यवस्था है ना, काल्पनिक है, रियलिस्टिक नहीं है। ये जो शेयर मार्केट सुना है बच्चों, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब काल्पनिक होता है। इसमें मल्टीपल मिलता है। आप जितना प्रॉफिट कमाते हो, यदि आपने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो वो आपको कहते हैं आपको हम 25,000 करोड़ वैल्यू दे देंगे, 50,000 करोड़ वैल्यू दे देंगे, या आपका जो है उसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो हम आपको 1 लाख करोड़ वैल्यू दे देंगे। लो, 1000 का आपका प्रॉफिट है और लाभ मिल रहा है 1 लाख करोड़ का, ये लो। लेकिन चला रहे। ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था भी काल्पनिक है। लोकतंत्र के नाम से, राजतंत्र के नाम से बड़े सपने दिखाए जाते हैं। सारे सपनों को जमीन पर उतारने वाले सच्चे सपनों को पूज्य आचार्य जी हमारे बीच में आए, एक बार जोरदार अभिनंदन है आचार्य श्री का। पतंजलि का ये भरा पूरा परिवार, एक बार भारत माता की। किसी के हाथ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? भारत माता की जय। वंदे मातरम। आचार्य जी ऊपर तक है, वंदे मातरम। चलो जी बैठो विराजो साहब। तो मैंने आपको पतंजलि के सपनों को कैसे हमें आकार देना है क्या बोला? किसकी आजादी? शिक्षा की। आजकल ना ये जेएनयू में भी बहुत ना आजादी भाई आजादी, बड़े नारे लगे थे। ये है नारा सच्चा। किसकी आजादी बोलो? और शिक्षा में भी भाषा की आजादी। किसकी आजादी? बोध की भी आजादी। किसकी आजादी बोलो? बोध की आजादी बहुत बड़ा है। और फिर क्या बोला था? किसकी आजादी? चिकित्सा की। किसकी आजादी बोलो? और अभी किसकी बात कर रहा था? जोर से बोलो। आर्थिक। जोर से बोलो। आर्थिक आजादी, वैचारिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी और आत्मग्लानि और गुलामी को हमें उखाड़ करके फेंक देना है। इन सारी पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का काम आप बच्चे करने वाले हो, हम सब मिलकर के करने वाले हैं साथ में। इसके लिए आज पतंजलि का ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये जश्न नहीं है, यह मात्र कोई एक, लोग आजकल पार्टी करते हैं और पार्टी में भी क्या करेंगे? शैंपेन की बोतल खोलते हैं, खेल में शैंपेन की बोतल। बावड़ो, ये क्या काम कर दिया? जश्न के नाम पर, रस्म के नाम पर, न जाने क्या क्या करते हैं लोग, रीति रिवाजों के नाम पर। तो कुछ आगे की दृष्टि साफ साफ दिख रही है ना, और इसमें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको एक बड़ी भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करना है। पतंजलि संन्यास आश्रम की श्रद्धामयी हमारी बहनें बेटियां एक राजस्थानी लोकगीत के साथ, पूजा जी और पूरी सब बहनें
एक प्रस्तुति के साथ शुरू कर रही हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। पूज्य आचार्य श्री सुबह सुन नहीं पाए थे, तो मैंने थोड़ा जो है जोरदार शब्दावली थी इनकी, बड़ी प्रेरक। जय थारी पतंजलि संस्थान जो भी है, गाओ बेटे। सदियोरा गढ़ियोड़ा इतिहास पढ़िया जियो, इतिहास पढ़िया जियो, नयोड़ो सुनावा में इतिहास अटे, अर जगत अचंभो कर रयो या देख प्रभु की लीला जी, या देख प्रभु की लीला जी, की गयो हो रयो विस्तार अटे, अरे एक बने इतिहास तो कोई सदिया लागे जियो, कोई सदिया लागे जियो, बने रे नया नित इतिहास अटे, जय हो थारी संस्थान, जय हो पतंजलि संस्थान, जय हो थारी 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 थारी, जय हो थारी संस्थान, जय हो पतंजलि संस्थान, जय हो थारी 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 थारी, जय हो। तालियां बजाए रहे हो तो अच्छे से बजा लो, आनंद से। हरे पला पला चलने कोई राह बनाई जियो, कोई राह बनाई जियो, लाखों विरोधों में
में गुरुकुला की बात कर स्या सगला सुन जो जियो कोई सगला सुन जो जियो थाने सुनावाया में बात अटे अरे छोटा छोटा राम कृष्ण रे मुख सु सुन गीता जी मुख सु सुन रामायण जी मीठोड़ा स्वरा में गावे गान अटे जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो हमें वेलनेस की महिमा सुन जो हो यो जग में उजालो जी हो यो जग में उजालो जी घणो रे कियो जग जगमकार अटे अरे भुक्त भोगी है आई लूट पीट एलोपैथी से ये लूट पीट एलोपैथी से रोता रोता आया मुस्कुराता गया घणो रे आनंद अठे पारया अरे पागलिया ने पाव दीना अंधियारी दी अखिया जी अंधियारी दी अखिया जी नष्ट हुई शक्ति लौटा दी जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो हरि बड़ा ही निर्मल संत विराजे बड़ा ही पावन जियो कोई बड़ा ही पावन जियो दर्श सुहोवे सब निहाल अटे ये कर्म योगी ये ज्ञान योगी राष्ट्र योगी अवतारी जी राष्ट्र योगी अवतारी जी जगत झुके हैं दरबार अटे अरे लोगा पे उपकार की कई महिमा गावा जियो कई महिमा गावा जियो लाखों लोगा ने जीवन दान दियो जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो थारी 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 जय हो थारी 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 जय हो तो पतंजलि संन्यास आश्रम की ये श्रद्धामयी बहनें हमारे भाई जो रोज सुनते हैं और जिन सपनों को ये अपने आंखों से देख रहे हैं जिन संकल्पों को धरा पर उतरता हुआ उन्हीं को इन्होंने स्वर दिया। मैं श्रद्धेय श्री एनपी सिंह जी जो एक बहुत बड़े लक्ष्य की साधना में बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए मैंने भोर में कहा था, तो खड़े होकर के ही बोल लेंगे साहब। हाँ, तो
वहां पोडियम से ही बोल लेंगे या यहीं से बोल लेंगे तो फिर इधर इधर आ जाओ हमारे बगल में, आपकी ऊर्जा साथ रहेगी। हाँ तो इधर आ जाओ फिर, तो फिर बैठ के ही बोल लीजिए। तो एक बार सिंह साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसे बेटियां भी गा रही थी और मैं भी आपको बता रहा था कि एक एक क्रांति के लिए शताब्दियां लग जाती है, तब जाकर के कोई लक्ष्य हासिल होता है। क्योंकि समाज की पूरी भाव चेतना को रूपांतरित करना ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये सहज कार्य नहीं है। और समाज जिससे बनता है वो है हमारा विचार, जीवन, राष्ट्र, युग, जो भी कहो, विश्व में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ चल रहा है थॉट प्रोसेस से। और उस ब्रेन की प्रोग्रामिंग को अच्छा करना यह कोई सामान्य उत्तरदायित्व नहीं है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और उसके लिए एक नया इतिहास घड़ रहे हैं आदरणीय श्री सिंह साहब। तो एक बार जोरदार प्रथम तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस पूरे भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो पूरी दृष्टि है और कैसे उससे पूरा समष्टि में एक दिव्य रूपांतरण होगा, उस संदर्भ में सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करेंगे। चलिए आप ही बोल दीजिए, मैं बोल देता हूं। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की समकक्षता को लेकर के कि ये इसको किसके साथ क्या इक्विवेलेंस है, तो भारत सरकार की द्वारा एआईयू सारे देश के विश्वविद्यालयों में ही नहीं, पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में भारतीय शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र प्रवेश पा सकेंगे, पूरे विश्व के, भारत सहित। दूसरी बात, ये तो सरकार का, केंद्र सरकार का इक्विवेलेंस था, उसकी मान्यता, उसकी प्रामाणिकता। और स्टेट से एक अनापत्ति होती है, एनओसी होती है, वो भी क्रमशः एक एक करके मिलती जा रही है। अभी उत्तराखंड से ये कार्य पूरा हो गया है, गोवा में कार्य पूरा हो गया है, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है वहां भी यह कार्य पूरा हो गया है, हरियाणा वाले वो कार्य पूरा हो गया है, वो आकर के हाथों में ही देना चाहते हैं, तो आज हरियाणा वालों ने भी पूरा कर दिया। जोरदार अभिनंदन है सबके लिए। ऐसे ही अनेक प्रांतों से श्रद्धे एनपी सिंह जी साहब के साथ साथ मैं खुद भी बात कर रहा हूं जहां आवश्यकता होती है। ये थोड़ी इसको हम कहें कि पीआर एक्सरसाइज होती है, लोगों को संवाद करना पड़ता है, थोड़ा लोगों को उत्साह देना पड़ता है, कई बार आशीर्वाद देना पड़ता है, कई बार ऐसा लगता है कि भाई जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो हमसे बात तो करनी ही चाहिए। तो ये बनता भी है, लोक व्यवहार है, लोक आचार है संसार का। तो बहुत जल्दी ही अब ये वैधानिक प्रक्रिया जहां जहां पूरी हो चुकी है वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है, जहां नहीं हुए महीने 2 महीने में, मुझे लगता है रामनवमी से पहले पहले सारी वैधानिक औपचारिकताएं 100% पूरी हो चुकी होंगी। जिन स्टेट्स में हो चुकी है वहां तो हो ही चुकी है। जो है एक बहुत बड़ा बनता था कोबसे, अब इस कोबसे का भी एक चारों तरफ देश में एक वातावरण था कि कोई बोर्ड जो है वो सारे, कोई भी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पा सके। आज जो है आप भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं, आपको सीबीएसई में जाना है, किसी स्टेट बोर्ड में जाना है, किसी इंटरनेशनल बोर्ड में जाना है, तो आप वहां जा सके, किसी भी दूसरे स्टेट में जा सके, किसी भी जो है विश्वविद्यालय में आप अध्ययन कर सके। और उसके एक ये वैधानिक प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है केंद्र सरकार की ओर से भी, सरकारी तौर पर भी, गैर सरकारी तौर पर भी। और ये बोर्डों की यूनियन है, उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड को, ये प्राइवेट बोर्ड, एक तरह से प्राइवेट जितने भी एक ये प्राइवेट संस्था है जो सारे बोर्डों की एक यूनियन है, उसमें सरकारी जो है वही बोर्ड है, बाकी तो 1-2 बोर्ड जो है आईसीएसई का हो या बाकी और तो क्या बोलेंगे, बाकी तो सब स्टेट एक ही था। आजादी के 75 वर्षों के बाद और
मैं तो कहूंगा उससे पहले जो शिक्षा की एक व्यवस्था थी उसका एक अलग स्वरूप था। माने दुनिया के ज्ञात इतिहास की ये शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है। आदरणीय एनपी सिंह जी इस संदर्भ में आपको प्रबोधन देंगे। भारत की सनातन समग्र सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह, परम चेतना से आप्लावित और इस विश्व प्रसिद्ध पतंजलि योगपीठ की आत्मा परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। भारत की आयुर्वेद ऋषि परंपरा के समर्थ वर्तमान और पतंजलि योगपीठ के विश्वकर्मा महान शिल्पी पूज्यवर आचार्य जी को प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी ब्रह्मविद ब्रह्मवादिनी संतगण पूज्य साध्वीगण को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और यहां उपस्थित समस्त मंच और मंच के सम्मुख आसीन दिव्यात्माओं को भी प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आज के इस स्थापना महोत्सव की बहुत बहुत बधाई संप्रेषित करता हूं पूरे परिवार को, परिवार का सदस्य होने के नाते, और पूरे देशवासियों, पूरे विश्ववासियों को। ये उत्सव मात्र किसी एक संस्था का उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की सनातनता के संकल्पों का उत्सव है। यह सम्यक विचार का उत्सव है, सम्यक वाणी का उत्सव है, सम्यक कर्म का उत्सव है, सम्यक समाधि का उत्सव है, सम्यक ध्यान का उत्सव है, समस्त विश्व के निर्माण के मार्ग प्रशस्त करने का उत्सव है। अभी मैं पूज्य बेटियों के गीत सुन रहा था। पूज्य स्वामी जी, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, सभी लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैं पूर्णतः आनंदमय कोश में प्रवेश कर गया था। निशब्द जब हो जाता है व्यक्ति, उसके भौतिक शरीर अपने उपस्थिति से दूर हटकर जब सूक्ष्म में प्रवेश कर लेती है, वो स्थिति हमें उस गीत को सुन करके हो रहा था और आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि ईश्वर ने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया कि ऐसे महान संस्था नहीं बल्कि संस्कृति से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जीवन के प्रारंभिक काल से ही बच्चों गुरुकुल आचार्य कुलम के माध्यम से, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से आपको ऐसे ऋषि द्वय का सानिध्य मिला है और उनकी सन्निधि में स्वयं के विकास करने का, स्वयं के सामर्थ्य को बढ़ाने का, स्वयं की दक्षता को विकसित करने का आपको अवसर मिल रहा है। पूज्य स्वामी जी प्रायः अपनी अमृत वर्षा में एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, सनातन बोध और भारत बोध। बहुत सारे लोगों ने जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में जानते हैं, उन्हें पता है कि पूज्य स्वामी जी ने मुझे ये भार दिया है, तो कभी कभी प्रश्न करते हैं मुझसे कि आपके अनुसार सनातन बोध है क्या? आखिर आप अपने पाठ्यक्रमों में, पाठ्यपुस्तकों में, शिक्षण पद्धति में ऐसा कौन सा बोध ला रहे हैं जिसको आप सनातन बोध कहते हैं या भारत बोध कहते हैं? तो चूंकि बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ये प्रश्न करते हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़े हुए हैं, बोध नहीं है उनको, पुस्तकों का बहुत बड़ा एक जंगल उनके मस्तिष्क में रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं वैदिक साहित्य की बात करूं, षड्दर्शन की बात करूं, उपनिषदों की बात करूं, तो आपने शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने आधुनिक साहित्य तो पढ़ा होगा, और आधुनिक जो ऐतिहासिक कालखंड है पूरे विश्व का वो तो जानते होंगे। मैं बहुत सामान्य शब्दों में आपको बताऊंगा। उनसे कहता हूं मैं कि इस देश, इस पूरी दुनिया में जो प्रमुख संस्कृतियां मानी जाती हैं, विश्वास पद्धतियां मानी जाती हैं, उसमें प्रेम और बंधुत्व के आधार पर खड़ा हुआ इस्लाम आतंकवाद का पर्याय बनता जा रहा है। करुणा की पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ ईसाईयत रूस और यूक्रेन
और जैसे उपनिवेशवाद में बदलता जा रहा है। चाइना का कन्फ्यूशियस अधिनायकवाद की ओर बढ़ता जा रहा है, टोटलिटेरियनिज्म की ओर बढ़ रहा है। तो कोई टेररिज्म की ओर है, कोई कोलोनिज्म की ओर है, कोई टोटलिटेरियनिज्म की ओर है। एकमात्र भारत की सनातन संस्कृति है जो ना तो उपनिवेशवाद में विश्वास करती है, ना आतंकवाद में विश्वास करती है, ना अधिनायकवाद में विश्वास करती है, बल्कि वो विश्वास करती है एकत्व के बोध पर। और अगर पूरी दुनिया को समाधान चाहिए तो भारत के मूल्य बोध का जो समुच्चय है उसके साथ जुड़ाव पैदा करना होगा। ये किसी मजहब की बात नहीं है, किसी विश्वास पद्धति की बात नहीं है, बल्कि ये समूचे भारत की सनातनता में उपजी हुई साझी संस्कृति से अनुस्यूत मूल्यों की बात। जो इससे जुड़ेगा तो हमसे आगे सवाल पूछते हैं कि ये मूल्य कौन से हैं, आपने कहां से लाए ये मूल्य? तो मैं उनसे कहता हूं कि चाहे वो वेदों का अभ्युदय निशेष का समन्वय है, शौर्य और धैर्य का समन्वय है, या उपनिषदों के ईशावास्यविदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत का बोध है, सभी प्राणियों में स्वयं को देखने का बोध है, स्वयं में समस्त प्राणियों को देखने का बोध है, या पतंजलि के यम और नियम का बोध है, बुद्ध के अष्टांग का बोध है, 4 आर्य सत्यों का बोध है, मनुस्मृति के दशकम धर्म लक्षणम का बोध है, जैन के पंच महाव्रत का बोध है, सिख धर्म के गुरु नानक की वाणी का बोध है, और जहां पर इस्लाम के भी ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट अवधारणा निहित है, वो जो पूरी समूची सांस्कृतिक पद्धति है उसके जो निकष तत्व हैं उनके बोध को लेकर, यूनेस्को के बोध को लेकर, संविधान के बोध को लेकर एक जगह एक पुष्पगुच्छ बनाकर उस बोध के साथ बच्चों को जोड़ने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगी। किसी धर्म विश्वास की विकृतियों को नहीं, बल्कि उसकी जो मूल भावना, एकात्म होने की भावना जो पूज्य स्वामी जी बार बार कहते हैं, उसकी है। सनातन की भी विकृतियों को, सनातन की विकृति, सनातन के नाम पर जो फंक्शनल डिफिशियंसी, मैं उसको कहता हूं स्वामी जी, कि सनातन में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो क्रियात्मकता में व्यवहारगत त्रुटियां आ जाती हैं, उन त्रुटियों से हम पूरी दूरी रखेंगे, ऐसा बोध हम बच्चे रखेंगे। एक सवाल आपके मन में भी आ सकता है, जैसे आचार्य कुलम के बच्चे, गुरुकुलम के बच्चे, विश्वविद्यालय के बच्चे, एक दिमाग में आ सकता है कि पाठ्य पुस्तकों में ऐसा कौन सा हम अंतर रखेंगे। तो एक स्वामी जी एक शब्द प्रयोग करते हैं अक्सर, संस्कृति की सनातनता, साझापन, एकात्म की। उसका आज मेरे मन में एक शब्द आ रहा था स्वामी जी, पतंजलि योग पीठ के विषय में। अगर मैं मुझसे कोई पूछे, आज सुबह मैं इसे चिंतन कर रहा था कि पतंजलि योगपीठ की क्या भूमिका है, तो मैं यही जवाब दूंगा कि कल्चरल इंजीनियरिंग उसकी भूमिका है, सांस्कृतिक अभियांत्रिकी। सोशल इंजीनियरिंग की बहुत बात होती है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कि विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करना। और मैं जब भी स्वामी जी को देखता हूं, आचार्य जी को देखता हूं, तो ये लोग सजग प्रहरी हैं उस भारतीय सांस्कृतिक आत्मा की। और बच्चों, कोई भी विश्वास पद्धति, संस्कृति तभी सनातन रह सकती है जब उसमें समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार, युग धर्म के अनुसार परिवर्तन के समायोजन करने की भी दक्षता हो, लेकिन मूल नाभिक अपनी अपनी जगह पर अवस्थित हो। न्यूक्लियस नहीं हिलना चाहिए, न्यूक्लियस अपनी जगह पर स्थिर हो, और उसके बाद जितने भी विचार हों, विश्वास पद्धतियां हों, संस्कृतियां हों, घटक हों, उनका जितने भी पगडंडियों से, जितने भी मार्गों से आ रहे हों, उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन वो स्वागत इस तरह होना चाहिए कि खिड़कियों से, गवाक्षों से वो आए, छन करके आए, फिल्टर होकर के आए, हमारे आशियानों को उनका अंधड़ तूफान हमें गिरा न दे। और वही वृक्ष गिरता है जिसकी जड़ें नीचे नहीं होती। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में बच्चों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जड़ों से जोड़ने का मतलब कंजर्वेटिज्म तो नहीं होगा।
कहीं आप जड़ों से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो संकीर्णता तो नहीं पढ़ाएंगे। उनको हमने कहा कि जड़ें कभी संकीर्ण नहीं होती। किसी भी विचार की, किसी भी वृक्ष की, किसी भी अगर पृथ्वी की जो एक्सिस है या सूर्य की जो कक्षा की जो एक्सिस है या पूरे ब्रह्मांड के सौरमंडल आकाशगंगाओं की जो एक्सिस है, वो कभी संकीर्ण नहीं हो सकती। वो हमेशा डायनेमिक रहती है, गत्यात्मक होती है। इसलिए जड़ों से जुड़ना कभी संकीर्णता नहीं होता। जड़ों से दूर हटना और उस पर रूढ़ होना रूढ़वा देता है। ये भारत बोध है। बच्चों, अगर आपने मैथमेटिक्स, कितने बच्चे पढ़ते हैं जरा हाथ उठाएंगे? सारे पढ़ते होंगे, ठीक है। आपने पाइथागोरस प्रमेय तो सुना होगा, सभी ने सुना है। लेकिन बौधायन का भी सुल सूत्र कभी पढ़ा है? नाम सुना है? जी या हाँ ना? क्या नहीं सुना है? अच्छा, और आपस्तंभ का सुल सूत्र, कात्यायन का नहीं, मानव का नहीं। ये तो हमारे वैदिक शास्त्रों, आर्यभट्टी पढ़ा है, देखा है, सुना है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नाम सुना है? नाम सुना है। तो इसी तरह से पूज्य स्वामी जी बौद्ध ग्रंथों में भी गणित के अनेक विधाओं की चर्चा है, और जैन शास्त्रों में तो बहुत भारी मात्रा में। उसमें गणित, सूत्र, समृद्धि, सूर्य, प्रजापति, उमास्वती, व्यवहार सूत्र, गणित अनुयोग सूत्र, इस तरह के अनेक चर्चाएं जैन शास्त्रों में है। और गणित की तमाम जो आधुनिक विधाएं हैं उसके कंप्यूटेशन की, गणना की पद्धतियां मैथमेटिक्स में हैं। तो हम जो आपको गणित पढ़ाएंगे छठी ऑनवर्ड्स, छठी के बाद से, उसमें हम जो आज गणित पढ़ रहे हैं वो गणित तो रहेगी ही, लेकिन साथ में ही जिस अध्याय में, जिस चैप्टर में इन जिन ग्रंथों की हमने चर्चा की, सूर्य सिद्धांत भी उसमें सम्मिलित है। उन ग्रंथों के जो मूलभूत, जो बहुत आपको एक प्रारंभिक परिचय, और यह गौरव आपको